निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ। फिर अपने एक बात इसमें पढ़ ली थी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89%। जनसंख्या कितनी है राजस्थान की कुल जनसंख्या की? 11%। जलवायु कैसी पाई जाती है? आर्द्र या अति आर्द्र? अति आर्द्र लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अति आर्द्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। वर्षा कितनी होती है? वर्षा हम लिख सकते हैं, अगर 80 से 120 लिखे तो भी सही है, और अगर 90 से 120 से में लिखे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मृदा कौन सी पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है, या इसे बोल सकते हैं कपासी मृदा पाई जाती है। ढाल किस ओर है इस प्रदेश का? तो ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। ढाल किस ओर है? दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। प्रमुख नदी कौन सी है इस प्रदेश की? तो चंबल नदी है, चंबल नदी। फिर हमने एक बात इसमें की थी संक्रांति प्रदेश की। संक्रांति प्रदेश हाड़ौती के पठार को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं हाड़ौती पठार की विशेषताएं। हाड़ौती पठार की विशेषताएं, तो अगली हेडिंग लगाते हैं हम हाड़ौती पठार की विशेषता। क्या क्या विशेषता है इस पठार की, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें इसमें कि इसका निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से। दरारी उद्गार से जब किसी प्रदेश का निर्माण होता है या किसी पठार का निर्माण होता है तो किस प्रकार से होता है कि कोई एक प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है, और ये दोनों प्लेट विपरीत दिशा के अंदर क्या करती है? गति करती है, जिसके कारण बीच में दरार से भूमि के अंदर से मेग्मा निकलता है, और मेग्मा निकल करके धरातल के ऊपर इस प्रकार से फैलने लगता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा होती है और सिलिका के कारण ये तरल अवस्था के अंदर होता है, जिसके कारण के इस प्रकार से फैल जाता है। अब दूसरा जो उद्गार हमने देखा था, जो केंद्रीय उद्गार होता है, बिल्कुल केंद्र से उद्गार होता है, और इस प्रकार से उससे या तो कह सकते हैं पर्वत का निर्माण होता है या कोई पहाड़ी का निर्माण होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें जो लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है लावा। अब बात वही है कि चाय है, वो चाय कप में जल्दी ठंडी होती है या थाली के अंदर? थाली में जल्दी ठंडी होगी। तो यहाँ पर लावा क्या है? एक पतली परत के रूप में फैल रहा है, और जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। जब लावा जल्दी ठंडा होता है या जब ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है तो लावा जल्दी ठंडा हो जाता है फैलकर, तो इससे जो चट्टान बनती है उसे बोलते हैं अपने बेसाल्ट चट्टान। यहाँ पर कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, या हम इसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। और जब केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी होता है ना, तब किसी पर्वत का निर्माण होता है, तब इसमें ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। इसे बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय
चट्टान। तो अब हम प्रदेश पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हाड़ौती के पठार में कौन से प्रकार की चट्टान पाई जानी चाहिए? कौन सी पाई जानी चाहिए? ग्रेनाइट या आंतरिक आग्नेय चट्टान पाई जानी चाहिए, या बेसाल्ट या बाह्य आग्नेय चट्टान पाई जानी चाहिए? बेसाल्ट चट्टानें पाई जानी चाहिए। प्रश्न आता है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है या बाहरी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो लिखेंगे एक बात इसमें, लिखिए हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान या बाह्य आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान या इसे बोल सकते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। दूसरी बात कि जब किसी स्थान पर बेसाल्ट पाई जाती है, अब मान लो कि ये हाड़ौती का पठार है और इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट से हुआ है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है प्रमुख रूप से। ये दो तत्व इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे ये पठार पुराना होगा, इस पर बरसात भी होगी, इस पर हवा भी चलेगी, बरसात का जो पानी होगा वो इन चट्टानों के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद में जो ऊपर वाली परत है, ये ऊपर वाली परत छोटी छोटी कणों के अंदर विभाजित हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी और उससे एक मिट्टी का निर्माण होगा। वो मिट्टी कौन सी होगी? काली मृदा होगी। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि यहाँ पर जो काली मृदा है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो हम कहेंगे काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट तथा एल्यूमिनियम के अंदर एक टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है। उन दोनों की अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर इस मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो लिखेंगे इस प्रदेश में, इस प्रदेश में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके काले रंग का मुख्य कारण, इसके काले रंग का मुख्य कारण लोहा या लोहे को बोल देते हैं फेरस, तथा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का टिटनोफेरस, एल्यूमिनियम का टिटनोफेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट यौगिक है। टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक है जिसके कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। एक ये बात हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर रेत पाई जाती है और जो रेत होती है, रेत की जो जल धारण क्षमता होती है वो जल धारण क्षमता रेत की कम होती है और काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहां मरुस्थलीय भूमि है वहां के लोग क्या करते हैं? रेतीली मृदा के अंदर काली मिट्टी डालने का कार्य करते हैं ताकि उससे क्या है, उस मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो क्या है? बढ़ जाए। तो एक ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जहां रेतीली मृदा पाई जाती है उसमें कौन सी मिट्टी डाली जाती है? उसमें काली मिट्टी डाली जाती है। और अपने क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर मिट्टी पक्की ज्यादा है, इसलिए उसे थोड़ा सा नरम करने के लिए उसमें रेत डाली जाती है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर बीकानेर के आसपास का क्षेत्र,
जिसके अंदर रेत में कौन सी मिट्टी डाली जाती है, काली मिट्टी, ताकि उसकी जल धारण क्षमता बढ़ सके। ये नॉर्मल बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर अपने बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, भी जहां पर जल के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है, तो वह प्रदेश है हाड़ौती का पठार। सबसे ज्यादा अपर्दन होता है इसके अंदर। अगर बेसिक छोटे क्षेत्र की बात करें तब चंबल बेसिन आ जाता है। तो लिखते हैं अपने, लिखिए राजस्थान में, राजस्थान में जलीय अपर्दन की, जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित, सर्वाधिक ग्रसित भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार है। राजस्थान में जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। फिर अपने बात करें कि राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो भी हाड़ौती का पठार है, 6.89% है। तो लिखेंगे राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर एक बात अपने और बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। लेकिन सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली है। दोनों बातें अलग अलग है। एक तो नदियों का निकलना और एक नदियों का निकलने के बाद में किसी क्षेत्र के अंदर बहना। तो बहती सबसे ज्यादा नदियां कहाँ है, हाड़ौती के पठार में बहती है। तो लिखेंगे सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हाड़ौती का पठार है। एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर एक समस्या क्या रहती है इसके अंदर, इसके अंदर एक समस्या ये रहती है कि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर जल के ढाल का स्पष्ट पता नहीं लगता कि इस प्रदेश का ढाल किस ओर है। क्यों, इसका कारण क्या है, यहां से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम क्या है, चंबल। चंबल तो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। इस नदी के आधार पे हमने इस प्रदेश का ढाल लिख दिया कि इस प्रदेश का ढाल किस ओर है। लेकिन इस नदी के अलावा देखो कि इसके अंदर एक काली सिंध नदी आ रही है, इसमें आहू भी आकर के मिलती है, इसमें चोली भी आकर के मिलती है, परवन आकर के मिलती है, और भी बहुत सारी नदी है। एक है अपने ब्राह्मणी है, कुराल है, चाकन है, बनास है, बहुत सारी नदियां इस प्रदेश के अंदर आकर के क्या है, मिलती है। तो इन नदियों के मिलने से ऐसे लगता है कि कोई नदी किधर से आ रही है, कोई नदी इधर से आके इसमें मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है। तो इसकी ढाल का स्पष्ट पता नहीं चलता। भाई एक प्रॉपर रूप से ढाल नहीं है, जो हमने ढाल लिखी है वो चंबल नदी की ढाल के आधार पे लिखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बात इसमें ये लिख सकते हैं कि यह अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र वाला भौतिक प्रदेश है। यह अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला भौतिक प्रदेश है। यह अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला भौतिक प्रदेश है।
सबसे ज्यादा नदियां यहाँ पर है, सबसे ज्यादा पानी की सुलभता इस प्रदेश के अंदर है। इस कारण जहां जी अपने जल ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि जल में रहने वाले जीव भी इस प्रदेश के अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो लिखेंगे सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश। ये भी प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। और एक विशेषता इसमें अपने को और ध्यान में रखनी है, वो विशेषता है कि ऊपर अपने देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर कुछ परतें हैं, जैसे सबसे ऊपरी परत इसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल होता है, और समताप मंडल के अंदर एक और मंडल होता है, एक परत होती है जिसे बोलते हैं ओजोन परत, या इसे ओजोन मंडल बोल देते हैं। ओजोन जो मंडल है वो किससे बना है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। जितनी ज्यादा ओजोन की मोटाई ज्यादा होगी उतने ही रोग पृथ्वी के ऊपर कम होंगे। लेकिन हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है इसमें ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है, ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन मीटर बोलते हैं, जो ओजोन परत की मोटाई को मापने का काम करता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर किसी क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन या 200 से 250 डॉप्सन मीटर के आसपास हो जाती है तो वो ऐसे अपने कहते हैं, उस समस्या को बोलते हैं ओजोन छिद्र समस्या, ओजोन छिद्र समस्या के नाम से जानते हैं। कितनी मोटाई होती है, कम से कम 350 400 के आसपास इसकी मोटाई जरूरी है। अगर मोटाई कम हो गई इसका मतलब है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी पे क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो ओजोन छिद्र समस्या से ग्रसित प्रदेश भी कौन सा है, हाड़ौती प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से स्थान कौन सा है, तो कोटा संभाग है। जिला पूछेगा पूछेंगे तो भी कोटा, संभाग पूछेंगे तो कोटा संभाग, और अपने भौतिक प्रदेश पूछेंगे तब हाड़ौती का पठार। तो नोट कर देते हैं, यह भौतिक प्रदेश, यह भौतिक प्रदेश यह भौतिक प्रदेश ओजोन छिद्र समस्या से ग्रसित है, ओजोन छिद्र समस्या से ग्रसित है। एक ये बात अपने ध्यान में रखें, संभाग पूछ ले तो कोटा संभाग है। अब ये इसकी विशेषताएं होगी। अब हमें हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं। हाड़ौती प्रदेश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं प्रमुख रूप से। ये नोट कर लिया सारा। हाड़ौती का पठार, इसको हम वर्गीकरण जब करते हैं तब इसे हम 2 भागों में इसे बांट देते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और एक हम बोल सकते हैं दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। अब इसके अंदर अपने एक नंबर पे सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है और इसकी विशेषता क्या है। ये 4-5 बातें हैं जो इसके बारे में अपने को ध्यान रखनी है। तो एक नंबर पे हम नोट करते हैं विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। सबसे पहले अपने बात करें कि ये कहां पर फैला हुआ है, तो ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिलों में है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में है। ये किस प्रकार से है, तो इसका अपने को ध्यान में रखना है कि यहां जैसे ये अरावली है, इस अरावली के बाद में यहां पर इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला निकलती है। इसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी ढाल है, इसे अपने किस नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार से इस हाड़ौती के पास से फैला हुआ है, जिसे अपने विंध्यन कगार के नाम से जानते हैं। ये तो होगी इसके विस्तार की बात। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की अपने बात करें तो 350 मीटर से लेकर के 550 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई अपने को मिलती है। 350 से 550 मीटर इस प्रदेश की अपने को ऊंचाई मिलती है। इसकी विशेषता क्या है, क्या विशेष बात है इसके अंदर, तो हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रदेश के अंदर बालू का पत्थरों का विस्तार पाया जाता है। कौन से पत्थर पाए जाते हैं, बालू का पत्थरों का विस्तार पाया जाता है। तो लिखेंगे बालू का पत्थरों का विस्तार पाया जाता है। क्या बालू का पत्थर एक ही प्रकार के होते हैं क्या सारे, तो एक प्रकार के नहीं होते। इनके अंदर जैसे कुछ तत्व मिलते हैं, तत्व मिलने के कारण क्या है, इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। कुछ गुलाबी रंग के मिलते हैं, कुछ स्लेटी रंग के मिलते हैं, कुछ लाल रंग के मिलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है, गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है और स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो नोट कर लेते हैं, अपने एक नंबर पे नोट करते हैं लाल गुलाबी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है धौलपुर में। फिर बात करते हैं गुलाबी बलुआ पत्थर। गुलाबी बलुआ पत्थर का विस्तार पाया जाता है करौली के अंदर। और एक अपने को ध्यान में रखना है स्लेटी बलुआ पत्थर, स्लेटी बलुआ पत्थर ये बूंदी के अंदर पाया जाता है। स्लेटी बलुआ पत्थर बूंदी में। अब हम आगे बात करें इसमें, तो अपने को एक शब्द ध्यान में रखना है, महान सीमांत भ्रंश।
या इसे बोल देते हैं अपने GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, या शॉर्टकट में अपने को लिखा हुआ मिलता है GBT, या महान सीमांत भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? भ्रंश होता है दो क्षेत्रों के बीच का निचा क्षेत्र। दो क्षेत्रों के बीच का निचा क्षेत्र क्या हो गया? एक प्रकार से भ्रंश हो गया। अब ये भ्रंश कहाँ पाया जाता है? तो ये भ्रंश पाया जाता है, जैसे ये इस प्रकार से विस्तार पाया जाता है अरावली का, ये अरावली है यहाँ पर, और इस अरावली के बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार से क्या पाया जाता है? भ्रंश पाया जाता है, GBT पाया जाता है। और इस GBT के इस भाग से जो विस्तार शुरू होता है वो शुरुआत होती है अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो GBT किनके बीच में है? तो हम कहेंगे GBT अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। दोनों को अलग करने का क्या करता है? काम करता है। फिर अपने पढ़ते एक नदी, जैसे हम पढ़ के आए थे, एक नदी पढ़ के आए थे हम, इस प्रकार से जो ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रही थी। कौन सी नदी थी? माही नदी। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि माही नदी कौन से भ्रंश से होकर के बहती है? तो GBT ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से होकर के बहती है, और इस भ्रंश के कारण ही इस नदी ये दक्षिण से आती है और वापस किस ओर मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर, क्योंकि यहाँ पर इसे दक्षिण की ओर ढाल मिल जाता है, इसलिए ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो आप इसे बना भी सकते हो, ये GBT है, फिर इसके बारे में अपने नोट कर लेते हैं। अगर समझ में आ गए तो फिर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर मैं लिख देता हूं इसके बारे में। यह है भ्रंश, पहले बना लो फिर। बना लिया होगा? लिखो, यह भ्रंश अरावली को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है, अलग करता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो विस्तार इसका डूंगरपुर से या बांसवाड़ा से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से धौलपुर तक है, धौलपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से धौलपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है ये अरावली को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है।
अब हम अगली हेडिंग लगाते हैं इसके बाद। ये बना लिया ना। दक्कन का पठार, अगली हेडिंग लगानी है अपने को, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की हम बात करें, दक्कन का जो पठार है इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में प्रमुख रूप से है, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले के अंदर ये प्रमुख रूप से फैला हुआ है। फिर अपने बात करें कि हम दक्कन के पठार को कितने उप विभाग में बांट सकते हैं, तो इसको कई उप विभागों में बांटा जा सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उप विभाग है, तो एक तो जहां से चंबल नदी गुजरती है तो वहां पर बनता है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। एक यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जो एक गोल घेरे के अंदर अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती है, तो उन्हें अपने बोलते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। फिर एक क्षेत्र हमें ध्यान रखना है, साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर सहरिया जनजाति निवास करती है। फिर एक हमें ध्यान रखना है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और एक हमें ध्यान में रखना है इसमें डंग गंगधार प्रदेश, डंग गंगधार प्रदेश। ये इसके प्रमुख रूप से उप विभाग है, इन उप विभागों के बारे में हमें पढ़ना है। ये झालावाड़ जो जिला है ना, इस झालावाड़ जिले का जो पश्चिमी भाग है उसे बोलते हैं डंग गंगधार प्रदेश। कई बार प्रश्न आता है ये डंग गंगधार प्रदेश का, पुराने पेपर आप उठा करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये नाम। ये कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इसका संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऐसे कई बार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, समझ लेंगे इसको, ज्यादा कुछ बात है नहीं इसमें, बस यही है कि झालावाड़ जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है और हाड़ौती के पठार का भाग है, ये इसकी मुख्य बात है। एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है। नोट कर लिया होगा ये। एक नंबर पे नोट करते हैं हम नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान। सबसे पहले इसमें एक बात नोट करते हैं अपने कि पठारी प्रदेश में, पठारी प्रदेश में पठारी प्रदेश में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा कांप मिट्टी के जमाव से, कांप मिट्टी के जमाव से मैदान का निर्माण किया जाता है, मैदान का निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्यतः विस्तार, जिसका मुख्यतः विस्तार कोटा जिले में है, जिसका मुख्यतः विस्तार कौन से जिले के अंदर है, कोटा जिले में है।
ये है अपने नदी निर्मित मैदान। और इसकी ऊंचाई की अपने बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो इसकी ऊंचाई मिलती है अपने को 210 से लेकर के 275 मीटर। 210 से 275 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। ये हमें ध्यान में रखना है। नदी निर्मित मैदान में प्रश्न ये आता है कि नदी निर्मित मैदान का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो कोटा जिले में है। अगला अपने बात करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में हमें एक नंबर पे जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है हमें बूंदी की पहाड़ी का। बूंदी की पहाड़ी। अब नाम बूंदी की पहाड़ी है तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यतः विस्तार भी कौन से जिले के अंदर होगा? बूंदी जिले के अंदर होगा। तो लिखिए विस्तार, विस्तार बूंदी जिले, विस्तार है इसका बूंदी जिले में। और सर्वोच्च चोटी की बात करें इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है 70। और इस 70 की ऊंचाई मिलती है 353 मीटर। सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 353 मीटर। और ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों के अंदर खूब दर्रे पाए जाते हैं और क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि बूंदी दर्रा कहाँ है, लाखेरी दर्रा कहाँ है, रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा कहाँ है, जेतावास का दर्रा कहाँ है। तो वो सारे के सारे दर्रे कौन सी पहाड़ी में है या कौन से जिले में है? तो लगभग बूंदी जिले में है और इसी पहाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में निम्न दर्रों का विस्तार है। निम्न दर्रों का विस्तार है। जैसे हम बात करें, एक हम लिखते हैं बूंदी दर्रा, एक है यहां पर लाखेरी दर्रा, एक है यहां पर जेतावास दर्रा, एक है यहां पर रामगढ़ खटगढ़, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। ये प्रमुख यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं पहाड़ियों के बीच का नीचा क्षेत्र जहां से इस पहाड़ी को पार किया जा सके। तो ये दर्रे हैं प्रमुख। फिर हम अगली पहाड़ी की बात करें तो हम 2 नंबर पे नोट करेंगे मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं विस्तार की। तो कोटा व झालावाड़ जिले में विस्तार कौन से 2 जिलों में पाया जाता है? कोटा व झालावाड़ जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार कोटा जिले में है।
सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? कोटा में है। तो इसका भी हमें ध्यान में रखना है, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन ही करना पड़े, तो उस कंडीशन में हम कोटा करेंगे, और कोटा ऑप्शन में न हो तब हम क्या करेंगे? झालावाड़ करेंगे। और सीधा पूछ ले कि मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो कोटा जिले के अंदर है। ये पहाड़ी किसका भाग है? तो ये पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। फिर हम बात करें कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी तो बताइए कौन सी चोटी है? या तो इस चोटी को हम बोलते हैं चांद खेड़ी, या इसका नाम मिलेगा चांद बाड़ी। इसी चोटी का नाम है चांद खेड़ी, मिले तो भी वही बात है, चांद बाड़ी मिल जाए, ज्यादातर किताबों में चांद बाड़ी मिलता है। इसकी ऊंचाई है 517 मीटर, जो झालावाड़ जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वोच्च चोटी चांद खेड़ी, या ओब्लिक करके लिख देते हैं चांद बाड़ी। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। ये बात हमें मुकुंदरा की पहाड़ी के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे बात करें इसके बाद, तो एक पहाड़ी पढ़ते हैं हमें, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है? रामगढ़ की पहाड़ी 12 जिले में पड़ती है रामगढ़ की पहाड़ी। इसका आकार कैसा है? 12। आकार या आकृति किसकी है, किसके जैसी है? तो आकृति है घोड़े की नाल के समान। घोड़ा तो आपने देखा है, घोड़े का पांव देखा है कभी? घोड़े का बूट देखा है कभी? घोड़ा बूट पहनता है, घोड़ा भी बूट पहनता है ना? उसका जो खुर होता है वो चलने से ज्यादा घिसता है, इसलिए उसके पैरों के अंदर क्या है? जूते पहनाए जाते हैं स्पेशल घोड़े के, जिसे हॉर्स शू बोलते हैं। अपने शूज बोल देते हैं, वो घोड़े के शूज है तो उसे हॉर्स शू बोल देते हैं। तो वैसा आकार होने के कारण इसे, इसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति मानी जाती है। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर आकृति घोड़े की नाल के समान, या कई बार क्या है ऐसे लिख देता है हॉर्स शू, तो भी वही बात है, कोई अंतर नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कहते हैं कि यहाँ इन्हीं पहाड़ियों के आसपास एक झील है ना, रामगढ़ झील है। उस रामगढ़ झील का निर्माण कैसे हुआ है? उस रामगढ़ झील का निर्माण हुआ है कि आसमान से एक उल्का पिंड गिर गया था, कोई ग्रह का टूटा हुआ टुकड़ा पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके कारण वहां पर एक गड्ढे का निर्माण हो गया, और कालांतर में बरसात होने के कारण उस गड्ढे में क्या भर गया? पानी भर गया, जिससे वहां पर एक झील का निर्माण हो गया। तो लिख सकते हैं अपने, इस क्षेत्र में या इस पहाड़ी क्षेत्र में उल्का पिंड के गिरने से रामगढ़ झील का निर्माण हुआ। रामगढ़ झील का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में उल्का पिंड के गिरने से रामगढ़ झील का निर्माण हुआ, जो अपने ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल है। कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है, या भौगोलिक दृष्टि से पर्यटक स्थल कौन सा है? तो रामगढ़ झील है। तो लिखेंगे राजस्थान का प्रथम जियो
हेरी हेरिटेज स्थल, राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल रामगढ़ झील है। ये हमें ध्यान में रखनी है बात। और अंतिम अपने बात करते हैं, एक तो हमने अभी नहीं पढ़ा साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र ना, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगाते हैं हमें, ये तो पहाड़ियों के प्रकार हो गए, वो कितने, एक तो हमने पढ़ लिया था नदी निर्मित मैदान, और दूसरा पढ़ लिया था हमने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो हम 3 नंबर पे हेडिंग लगाते हैं साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अब एक तो इसमें पढ़ने वाला रह गया साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र, एक पढ़ने वाला रह गया झालावाड़ का पठार, और एक रह गया उसका डंग गंगधार प्रदेश। ये 3 चीज पढ़ने के बाद में हम हाड़ौती के पठार का एक मैप बनाएंगे, और उस मैप के अंदर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उन सारी चीजों को एक मैप के अंदर दर्शाएंगे कि ठीक है, ये मुकुंदरा की पहाड़ी है, ये रामगढ़ की पहाड़ी है, ये बूंदी की पहाड़ी है, ये डंगंगधार प्रदेश है, ये झालावाड़ का पठार है। ये सारी चीज उसके अंदर दर्शाएंगे। और फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने एक पूरा राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मैप बनाएंगे, जिसमें सारी चीज एक साथ नोट करेंगे, एक पेज पर एक साथ देखने पर हमें सारी चीजें वो याद आ जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पे। कई बार प्रश्न आता है ना कि निम्न स्थलाकृतियों को पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। वो कब व्यवस्थित होगी, जब वो हमारी सारे एक ही जगह आंखों के सामने होगी, तब वो व्यवस्थित होगी, ऐसे व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। तो वो अपने को करना है। आज वाला समझ में आया है क्या? कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना? थोड़े ज्ञानी विद्वान आदमी हो, एक बार बताने पे समझ में आ जाता है आपके ना। चलो बढ़िया बात है भाई, एक बार बताने पर अगर समझ में आ रहा है तो। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप। कोई भी बात अब तक जो हमने पढ़ी है वो समझ में नहीं आई है, पहली क्लास से लेकर के आज तक सब समझ में आ गया। तो कल ना, कल तक जितना कराया है, मतलब आज तक जितना कराया है, कल तक नहीं, आज तक जितना कराया है उतना याद करके आना। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कि आप कितना याद करते हो। जैसे 3-4 लोगों पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे प्रकार से याद कर रहे हैं, बाकियों पे अभी विश्वास नहीं है मेरे को। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे याद। कुछ लोग तो अच्छा याद कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा ना तो भी उसका वो सही जवाब देंगे। जैसे करके देख लेता हूँ मैं, जिनको मेरे मेरे को लगता है कि वो याद करके आए हैं उनसे पूछ लेता हूँ। आपसे पूछते हैं, आपसे। हाँ, मरुस्थल का निर्माण कौन से काल में हुआ था? हाँ, मैंने आप पे विश्वास किया है, तोड़ना नहीं है विश्वास। नहीं, सन नहीं पूछ रहा, सीधा काल बताने। जैसे बताया ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कौन से काल में? चतुर्थक काल के, महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल के अंदर। और कुलधरा गांव कौन से प्रदेश से संबंधित है? हाँ, कुलधरा गांव कौन से प्रदेश से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। बाघ बोल्डर का संबंध कहां से है?